हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। इस सिग्नलिंग को डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग को, रेस एमएपी के पाथवे को, आरटी के पाथवे को, एज वेल एज जैक स्टेट पाथवे को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग के बारे में। अगर हम विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग को हम बोलते हैं विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग जो है कैनोनिकल पाथवे है। अगर आपसे बात की जा रही है कैनोनिकल पाथवे को तो आप समझ जाइएगा यही पाथवे के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, कैनोनिकल पाथवे। अब पहला हम केस डिस्कस करेंगे जब विंट नहीं है। तो पहले हम कुछ प्रोटीन्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें एलआरपी की, एलआरपी एक को रिसेप्टर है आपका। एलआरपी क्या है आपका, यहाँ पर को रिसेप्टर। एल इज फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन। ठीक है, आई होप आपको एलआरपी की फुल फॉर्म क्लियर हो गई, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट इज व्हाट, ये क्या है, फ्रिजिल्ड रिसेप्टर। फ्रिजिल्ड रिसेप्टर है जो कि 7 पास है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 7 पास क्या है आपका, फ्रिजिल्ड रिसेप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, डी शिविल्ड। डी शिविल्ड एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव है अभी, क्योंकि सिग्नल नहीं है। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे पाथवे को। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका है इसके बाद एपीसी। ठीक है, एपीसी एंड एक्सिन। एपीसी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोमेटस पॉलीपोप्सिस कोलाई। ठीक है, और एक्सिन, ये दो क्या है आपकी स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं। क्या है बेसिकली, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अदर प्रोटीन्स जो दे रखी हैं, GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 एंड अनदर प्रोटीन एक दे रखी है आपको CK1 कैजिन काइनेज 1। ठीक है, ये दो आपके क्या है, काइनेजेस हैं। एंड एक और प्रोटीन है जिसका मेन रोल आएगा बीटा कैटेनिन। क्या है, बीटा कैटेनिन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बीटा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन को हम फ्लाइज में दूसरे नाम से जानते हैं। नाम है उसका एरमेडिलो। एरमेडिलो ये हम किस में जानते हैं, फ्लाइज में। फ्लाइज में किस नाम से बीटा कैटेनिन को जाना जाता है, एरमेडिलो को। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब विंट नहीं है, जब विंट का सिग्नल नहीं है तो एलआरपी और फ्रिजिल्ड अलग अलग है, मींस को रिसेप्टर रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं किए हुए। डी शिविल्ड, क्योंकि रिसेप्टर में कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं है तो डी शिविल्ड एक प्रोटीन है, स्कार्फोल्ड प्रोटीन है। डी शिविल्ड भी क्या है, एक स्कार्फोल्ड प्रोटीन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये भी क्या है, स्कार्फोल्ड प्रोटीन। ये भी इनएक्टिव है क्योंकि आपके सिग्नल्स नहीं है, विंट प्रेजेंट नहीं है। और बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करने के लिए एक डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होता है। डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, बेसिकली एपीसी और एक्सिन जो कि दो स्कार्फोल्ड प्रोटीन है, ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एपीसी और एक्सिन मिलके रहते हैं और इसके अंदर GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 एंड कैजिन काइनेज 1, ये दोनों क्या करते हैं, बीटा कैटेनिन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा ये दोनों फॉस्फोराइलेट करते हैं। क्या होता है कि पहले CK1 कैजिन काइनेज 1 क्या करता है, सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेट करता है बीटा कैटेनिन के सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेट करता है। देन ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज क्या करता है, प्रॉपर फॉस्फोराइलेशन, दोबारा से अगेन फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये बीटा कैटेनिन होता है इसका प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या होता है, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। अब बीटा कैटेनिन जब डिग्रेड हो गई तो न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगी, ये यहाँ पर
क्या है, यहाँ पर नीचे न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगी। जब ये न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, ग्रूचो, ध्यान से सुनिएगा, LEF1 और TCF इससे क्या बाइंड करके रखता है, ग्रूचो एक रिप्रेसर प्रोटीन है। आपको दिख रहा है ग्रूचो क्या है, रिप्रेस करे हुए विंट टारगेट जीन्स को। तो ग्रूचो क्या करेगा, इसे रिप्रेस करे रखेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि बीटा कैटेनिन नहीं पहुंच पाई तो वो ग्रूचो को नहीं हटा पाएगी, जिसकी वजह से ये जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विदाउट विंट सिग्नल क्या होता है। दोबारा सुनिए, जब विंट नहीं होता है तो LRP जो कि एक को रिसेप्टर है और फ्रिजिल्ट जो कि एक रिसेप्टर है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। डी शिविल्ड भी इनएक्टिव रहता है। डी शिविल्ड एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है और एक डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होता है। APC और एक्सिन मिलकर इस डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, जिसमें आपके GSK3 और CK1 होते हैं। GSK3 और CK1 क्या करते हैं, बीटा कैटेनिन जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उसे फॉस्फोराइलेट करते हैं। कैसे फॉस्फोराइलेट करते हैं, कैजिन क्या करता है, कैजिन काइनेज, क्योंकि काइनेज है तो फॉस्फोराइलेट करेगा। ये फॉस्फोराइलेट करता है सेरीन रेसिड्यू पर। कौन से रेसिड्यू पर, सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन करता है। सेरीन रेसिड्यू पर, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बीटा कैटेनिन के जब सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेट होगा, देन GSK3 क्या करेगा, प्रॉपर फॉस्फोराइलेशन करेगा बीटा कैटेनिन का। आपको 2 फॉस्फोराइलेशन दिख रहे हैं इस ब्लू बीटा कैटेनिन पर। तो पहला फॉस्फोराइलेशन किया CK1 ने, सेरीन रेसिड्यू, देन अगेन फॉस्फोराइलेट कौन करेगा, GSK3। अब जब GSK3 फॉस्फोराइलेशन कर देगा तब क्या होगा, बीटा कैटेनिन अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल कैसे हो जाएगी, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका, प्रोटियोजोम में जाके वो डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो LEF1 TCF से बाइंड नहीं कर पाएगी। जब वो बाइंड नहीं कर पाएगी तो ग्रूचो बाइंड करे रहेगा। ग्रूचो क्या है, एक रिप्रेसर प्रोटीन है। मैं लिख देती हूँ, ग्रूचो क्या है, एक रिप्रेसर प्रोटीन, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ऑफ। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं, जब सिग्नल प्रेजेंट है तब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब विंड सिग्नल प्रेजेंट है तब क्या होगा, देखिए जब विंड सिग्नल प्रेजेंट है तो विंड सिग्नल क्या करेंगे, विंड सिग्नल आपके LRP और जो फ्रिजिल्ड है वो दोनों आपस में पास पास आ जाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। भाई रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, ठीक है। जब रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो डी शिविल्ड जो कि ये प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और जाके बाइंड कर लेगा फ्रिजिल्ड रिसेप्टर से। इतनी बात क्लियर हुई। अगर जब आपका विंट आया, विंट आने के बाद क्या होगा, LRP जो कि को रिसेप्टर है और फ्रिजिल्ड जो कि आपका रिसेप्टर है, ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, आपका डी शिविल्ड जाके फ्रिजिल्ड से बाइंड करता है और जो आपका LRP होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो LRP होता है उसके साइटोसोलिक टेल पर फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेट करने के लिए 2 प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। एक है आपका CK1 और दूसरा कौन सा है आपका GSK3। बोथ आर काइनेसेस। तो ये क्या करेंगी, फॉस्फोराइलेट कर देंगी LRP के साइटोसोलिक टेल पर, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन हो गया तो क्या होता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो एक्सिन जो है बाइंड कर लेता है इस फॉस्फोराइलेटेड से। एक्सिन क्या करेगा, अब बाइंड कर जाएगा। फॉस्फोराइलेटेड LRP से एक्सिन ने बाइंडिंग कर दी और एक्सिन क्या हो गया, अब जब बाइंड हो जाता है तो इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि एक्सिन इनएक्टिवेट हो गया है तो एक्सिन APC के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जो बीटा कैटेनिन है उस पर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। जब बीटा कैटेनिन पर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा तो बीटा कैटेनिन स्टेबल रही। अब बीटा कैटेनिन अगर स्टेबल है तो वो LEF और TCF1 से जाके बाइंडिंग करेगी। जब वो बाइंड कर जाएगी तो ग्रूचो जो है, जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन है, ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा जीन्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। LEF और TCF जो है वो क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा किससे, बीटा कैटेनिन से। जैसे ही वो बीटा कैटेनिन से बाइंड करेगा ग्रूचो हट जाएगा, ठीक है। ग्रूचो जैसे ही हटा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाता है जीन्स का। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे ही बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये न्यूक्लियस का है। ये इतना रीजन क्या है, ये न्यूक्लियस का। बीटा कैटेनिन कहाँ जाती है, न्यूक्लियस में। ध्यान रखिएगा, जब बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो न्यूक्लियस में नहीं जा पाती।
लेकिन जब बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, वो स्टेबल रहती है, तो वो न्यूक्लियस में जाती है, LEF1 और TCF से बाइंडिंग करती है, जिसकी वजह से ग्रू जो हट जाता है, जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन है, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विदाउट विंड सिग्नलिंग और विद विंड सिग्नलिंग क्या होता है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है CSI नेट जून 2013 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है द होमोलॉग ऑफ बीटा कैटेनिन इन ड्रोसोफिला। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लाइज में हम बीटा कैटेनिन को क्या कहते हैं, बीटा कैटेनिन को फ्लाइज में हम क्या कहते हैं, आर्मेडिलो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट जून 2014। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन विंड एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कास्केड। कौन सा सिग्नलिंग कहा गया है, विंड, इन्वॉल्व ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, और कौन सी सिग्नलिंग की बात हो रही है, विंड एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड। तो आपको पता है अगर हम विंड सिग्नलिंग कैस्केड की बात हो रही है तो वहां पर देखिए पहले ग्राफ में GSK, देखिए अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता दूं GSK3 लिख रहा है, ये APC और ये एक्सिन, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, और ये छोटा सा लिख रहा है बीटा कैटेनिन। अगर नेक्स्ट ग्राफ में देखें तो उसमें भी GSK3, APC और एक्सिन लिख रहा है, ये बीटा कैटेनिन लिख रहा है, ये डी शिविल्ड है थर्ड वाले में ऑप्शन में, ये रॉक है, ये PLC और कैल्शियम आइन है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हम बीटा कैटेनिन में अभी पढ़ के आए हैं GSK3, APC और एक्सिन के बारे में और बीटा कैटेनिन के बारे में। तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही आपको चूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो थर्ड और फोर्थ तो हमें वैसे ही एलिमिनेट हो गए हमारे ऑप्शन। तो देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा था, जब बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सिन जो एक्सिन है वो डिग्रेड हो गई होगी। ऑब्वियसली समझ आ रहा है कैसे, क्योंकि एक्सिन जब विंड एक्टिवेटेड सिग्नलिंग है, विंड एक्टिवेटेड सिग्नलिंग की वजह से जो आपके रिसेप्टर हैं उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया है, LRP फॉस्फोराइलेट हो गई, जिसकी वजह से एक्सिन वहां के बाइंड कर गई और इनएक्टिवेट हो गई। जब एक्सिन इनएक्टिवेट हो गई तो बीटा कैटेनिन को कोई फॉस्फोराइलेट करने वाला नहीं रहा, तो वो स्टेबल रही तो वो न्यूक्लियस में गई, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर एक्सिन इनएक्टिवेट हो रही है, ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर एक्सिन इनएक्टिवेट हो रही है तो बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बीटा अगर तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप लगा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वो करेक्ट है, अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो वो रॉन्ग है, क्योंकि विंड एक्टिवेटेड सिग्नलिंग है, जिसकी वजह से एक्सिन का कंसंट्रेशन राइज है, तो बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन कम होगा। लेकिन जो अगर आप सेकंड ग्राफ देखें, ध्यान से समझिएगा, सेकंड ग्राफ में दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कंसंट्रेशन है दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हुइए, बस आप ये देखिए कि कंसंट्रेशन वाइज अगर एक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बीटा कैटेनिन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि एक्सिन क्योंकि APC के साथ बैठ के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से GSK3 और CK1 बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट कर देंगे और बीटा कैटेनिन डिग्रेड हो जाएगी। अगर एक्सिन का कंसंट्रेशन कम है, इट मीन्स वो इनएक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कोई कर पा रहा। जिसको जब बीटा कैटेनिन फॉस्फोराइलेट नहीं हो रही तो वो स्टेबल है, वो न्यूक्लियस में जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन करेगी जीन्स का, मीन्स LEF1 और TCF से बाइंड करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रू जो हट जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा जीन्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको पूरी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ज्ञानवर्षाquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।